स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। उत्तराखंड में जंगलों की आग की जो भयावह तस्वीर सामने आ रही है वो यकीनन चिंताजनक है। इस आग का प्रभाव फौरी तौर पर जो अभी दिख रहा है, लेकिन वो उससे कई ज़्यादा है, क्योंकि इस नुकसान को भरने में दशकों लगने वाले हैं। हर बार दावे किए जाते हैं, लेकिन मौके पर इंतजाम कम नजर आते हैं। तो आज सवाल ये है कि आखिर ये आग कैसे बुझेगी, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी, और साथ में हैं भूपेंद्र राणा जी। तो सबसे पहले सर, मैं सवाल की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। जंगल अभी भी धधक रहे हैं लगातार। बीच में एक दौर आया जब कुछ आग की घटनाएं कम नजर आ रही थी, लेकिन फिर से जो है आग की घटनाएं एक बार तेजी से जो है नजर आने लगी है। उत्तरकाशी, टिहरी के खासतौर पर जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिल रही है। ओवरऑल अभी तक देखा जाए तो प्रदेश में क्या स्थिति दिख रही है? हाँ रेनू, अभी तक जो जंगलों में आग की घटना है, नेचुरली इस बार गर्मी भी काफ़ी है और आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीच में जो बता रहे हैं कि भाई बीच में घटनाएं कम हुई, उसका एक रीज़न ये भी था कि पर्वतीय क्षेत्रों में उस दौरान एक दो दिन के हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तो काफ़ी घटनाओं पर कंट्रोल भी हुआ था और सरकार ने भी तमाम इंतजाम किए थे। अगर हम वन विभाग के आंकड़ों को देखें तो अब तक 1156 घटनाएं हो चुकी हैं। अगर इसमें हम गढ़वाल रीजन की बात करें तो वहाँ पे 475 घटनाएं हो चुकी हैं। अगर हम कुमाऊं रीजन की बात करें तो वहाँ 586 घटनाएं हो चुकी हैं। और जो 95 घटनाएं ऐसी हैं जो वन्य जीव क्षेत्रों में, वाइल्ड लाइफ एरिया में हुई है। और वन विभाग की तरफ से अभी तक लगभग 500 नहीं 434 के आसपास लोगों पे मुकदमे भी दर्ज किए हैं, जिनकी नेग्लिजेंसी से या जिनका इन्वॉल्वमेंट आग लगाने में रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। केवल वनों के नुकसान की ही बात नहीं की जाए, इसमें एक चीज़ और सामने आई कि लोग झुलसे भी हैं, और मौतों का आंकड़ा भी हमने देखा है कि मौत भी इस मामले में हुई। तो अब तक क्या स्थिति रही है इसमें? हाँ, इसमें जो स्थानीय लोग या जो हमारे फायर वॉचर हैं या वनकर्मी हैं आग बुझाने में, क्योंकि अभी तो देखा जाए तो पहाड़ों में एक आग की जो घटनाएं होती हैं वो काफ़ी विकराल भी होती है और उन पे आग आग पर काबू पाना भी काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो एक तो हमारे पास उस तरह के उपकरण नहीं है जो आम तौर पे हमारे पारंपरिक, जो हम बोलते हैं कि पेड़ों की टहनियों से उसको जो झाड़ होता है उसी से हम आग बुझाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कई बार जो आग बुझाने में लोग होते हैं वो लोग भी इसमें चपेट में हैं। तो जो वन विभाग के जो आंकड़े हैं, अभी तक 6 लोगों की जो है जो वनाग्नि से झुलसने से मौत की घटनाएं हो चुकी हैं अब तक। खंडूरी सर, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं कि अगर हम अलग अलग तरीके से देखें, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि जो ये नुकसान है ये फौरी तौर पर जो दिख रहा है, प्रभाव दशकों तक देखने को मिलेंगे। भले ही कल बारिश हो जाए, मानसून आ जाए, लेकिन ये जो भरपाई है उसे भरने में, उसकी भरपाई करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। इसे आप कैसे देखते निश्चित तौर पर समय लगेगा। देखिए, जब जंगल में आग लगती है तो केवल एक पेड़ नहीं जलता या उसके आसपास की झाड़ी नहीं जलती, बल्कि पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है उससे। क्योंकि एक झाड़ी भी अगर वो जंगल में है, उस पेड़ के नज़दीक है, तो उससे भी कई जीव जंतु उस पर निर्भर करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो पूरी एक वो सिस्टम बना होता है, पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। और अब तक जो जंगलों में जो आग लगी है, हालांकि सरकार का कहना है कि वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है या कंपेरेटिव आंकड़ों के जरिए बताया जाता है, लेकिन ये एक चिंताजनक कारण है कि हर बार हम अ, जंगल की आग की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी हर बार जो है नाकाफ़ी होती है। तो इस बार स्थिति इतनी गंभीर हुई कि सुप्रीम कोर्ट को भी में भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को जवाब देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और ये आश्वासन देना पड़ा कि हमने एक रोड मैप बनाया है। तो इस बार सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो हम पारंपरिक तरीके से आग को बुझाने का काम करते थे, अब कुछ उपकरण खरीदे जा रहे हैं जो वैज्ञानिक तरीके से, तकनीकी तरीके से आग को बुझाने का काम करेंगे। और जो ये कहा जाता है कि बहुत सीमित क्षेत्र में आग लगी है, तो निश्चित तौर पर सीमित क्षेत्र में आग लगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले कई वर्षों में देखने को मिलता है। आप देखिए, आज जो स्थिति आप देख रही हैं कि तापमान में वृद्धि हो रही है, तो तापमान में वृद्धि हो रही है तो उसका एक कारण हो सकता है कि शहरीकरण जिस तरह से हो रहा है, कंक्रीट बढ़ रहा है, लोग बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं। जहाँ पहले खेत होते थे, जंगल होते थे, वहाँ आज बड़ी-बड़ी पुल है और तमाम चीज़ें, तमाम विकास कार्य हो रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो उसके उसकी तुलना में हमारे जंगल जो हैं वो धीरे-धीरे सिमट रहे हैं। उस पर उनका जल जाना, ये और भी गंभीर बात है।
एक चीज़ और सर देखने को मिलती है कि पहले उत्तराखंड में भी अगर बात करें, पहले की जो ये घटनाएँ सामने आती थी, वो ज़्यादातर गर्मियों में देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार उत्तराखंड में सर्दियों में भी ये घटनाएँ देखने को मिल रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इसका एक मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन ही है। देखिए, आज बेशक तापमान बहुत ज़्यादा हो, कल बारिश हो सकती है। मतलब अब वो बात नहीं रह गई है। आप देखिए कि यही उत्तराखंड है, जब सर्दियों में रैनी जैसी जगह पर एक हिमस्खलन हुआ और वहाँ एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, कई लोगों की मौत हो गई, जबकि किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। आमतौर पर मानसून के दौरान ही बाढ़ जैसी घटनाएँ होती हैं, बादल फटने जैसी घटनाएँ होती हैं, लेकिन अब तो स्थिति ये हो रही है कि सर्दियों में भी बादल फटने की घटनाएँ हो जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु ऋतु में भी बादल फटने की घटनाएँ हो जाती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है, ये पूरा का पूरा जलवायु परिवर्तन को इंगित करता है। जिस तरह का हमारा हमारी जो हमारा डेवलपमेंट है और जो पर्यावरण है, इसके बीच में अगर संतुलन नहीं होगा, तो इस तरह की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड एक नया राज्य है और हमारा जो है विकास लगातार हो रहा है, क्योंकि अभी हम नए राज्य हैं, तो हमें विकास की एक लंबी यात्रा पूरी करनी है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 20 सालों में एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 20 सालों में हमारा 40,000 हेक्टेयर जो जंगल था, वन क्षेत्र था, वो विकास की भेंट चढ़ गया। यानी कि हर 1 साल में हम 2,000 हेक्टेयर जंगल जो है वो तो केवल इसी की भेंट चढ़ जाता है, विकास कार्यों की भेंट चढ़ जाता है। तो हमें उन विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी जो पर्यावरण को और जंगल को बचाने का एक काम कर सकें, जिससे हमारे जंगल बच सकें। सवाल ये भी उठता है कि सरकारी स्तर पर तमाम बैठकें होती हैं जब जंगलों में आग लगती है और कुछ न कुछ एक्शन लिए जाने की भी बात की जाती है। अभी हाल फिलहाल सीएम धामी ने भी इसको लेकर के बैठक की थी और उसमें कई तरह के फैसले भी लिए थे कि किस तरह से जो है इस आग को जो है काबू करने के तरीके अपनाए जाएं। लेकिन हर साल की ये कहानी रिपीट होती है। तो अब किस तरह की तैयारी दिखती है? देखिए, जब ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया था, जब ये कोर्ट में भी चला गया मामला, लोगों ने जनहित याचिका दायर कर दी, तो फिर इसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में थे, वो वापस लौटे और उन्होंने फिर इसमें समीक्षा बैठक की। उसमें उन्होंने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। अब एक रोड मैप बनाने की बात हुई है, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जो आग बुझाने की पद्धति है, उसमें बदलाव लाना है और उसको आधुनिक बनाना है, यानी कि जो आधुनिक संसाधन है हमारे पास, वो तंत्र विकसित करना है। इसको लेकर दिशा निर्देश हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग कुछ उपकरण भी खरीद रहा है, उसको बोलते हैं जो पीठ पर एक एक बैग होता है जिसके माध्यम से आग को बुझाया जाता है। तो एक तो ये आपदा प्रबंधन विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी, उसके टेंडर में आमंत्रित किए जा रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि जो लोग फायर वॉचर्स हैं, जो जंगल में जाके आग बुझाते हैं, तो उन लोगों को जो है उनका बीमा होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जान खतरे में होती है, हो सकता है उनको चोट लग जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो कम से कम उनका इंश्योरेंस होगा तो उनको कुछ धनराशि मिलेगी। तो उनका इंश्योरेंस करने के लिए, उनका बीमा करने के लिए कंपनियों से बात शुरू हो गई है। एक कंपनी से कुछ लोगों का बीमा भी करा दिया गया है। तीसरा जो निर्णय हुआ था वो ये हुआ था कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो जो पारंपरिक तरीके अपनाते हैं गाँव में जंगल की आग बुझाने के लिए। एक दिलचस्प बात ये है कि हमारे उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग वन पंचायतों का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि गाँव की जो पंचायत है वो अपना एक जंगल संरक्षित रखती है। और उत्तराखंड में अभी तक उन वन पंचायतों के पास जो पंचायतों के जो जंगल हैं, उनमें आग लगने की घटनाएँ नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि भई वो जो मॉडल है, वो लोग जो जंगल की आग बुझा अगर वहाँ जंगल की आग नहीं लग रही है, तो उस मॉडल को देखा जाए और उस मॉडल के आधार पर वन विभाग अपनी रणनीति बनाए कि आग को कैसे बुझाया जाता है, पारंपरिक तरीके क्या हैं। तीसरी बात ये है कि जो गाँव के लोग हैं, गाँव के जो स्थानीय लोग हैं, जो जंगल के आस-पास रहते हैं, उन लोगों के साथ वन विभाग तालमेल बनाए, समन्वय बनाए और जब ऐसा फायर सीजन आता है, तो उन लोगों को भरोसे में लेके उनके साथ मिल के काम करें और ऐसा बेहतरीन काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी है। तो इस तरह के फैसले हुए हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर। इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, तो अब वन महकमा इसमें आगे बढ़ेगा। जंगल की आग जो भड़कती है, उसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि चीड़ का जंगल एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, इसके एक खास हिस्से में, बड़े हिस्से में चीड़ का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, पिरूल जो होता है, वो जमा हो जाता है नीचे और जब उसमें किसी में आग लग जाती है तो फिर वो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाई थी, पिरूल से ईंधन बनाने की।
तो पिरूल इकट्ठा करने के लिए वन विभाग ने पहले जो दरें तय की थी वो 2 रुपये 3 रुपये की करीब थी, 3 रुपये किलो के करीब। लेकिन इससे ये योजना सफल नहीं हो पाई क्योंकि इसमें परिश्रम ज़्यादा है और लागत कम है। तो मुख्यमंत्री को ने खुद जाकर, जब उन्होंने जंगल की आग के जब घटनाएं हुई तो वो खुद घटनास्थल पर गए और वहीं जाकर उन्होंने लोगों के बीच में घोषणा की कि हम 3 रुपये नहीं, अब 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि यदि 50 रुपये दर तय होती है पिरूल की, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण जो है की ओर आकर्षित होंगे, उनको एक अच्छी अमाउंट भी मिलेगी और जो जंगल में जो पिरूल जमा होता है वो भी वहाँ से हटेगा और उसका ईंधन बन सकेगा। उससे कई चीज़ें बनती हैं, तो ख़ास तौर पर ईंधन वो जो कोयला बनाने की या ईंट बनाने की जो एक विधि है उसमें वो इस्तेमाल होती है। तो जब खुद वन विभाग इसको खरीदता है और वो ये ब्रिक्स बनाता है, तो ऐसी संभावना है कि अब ग्रामीण लोग इसमें रुचि लेंगे क्योंकि इसमें एक अच्छी अमाउंट मिलेगी। तो इससे एक समाधान हो पाएगा जंगल की आग पर नियंत्रण करने का। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो है उत्तराखंड के कई जगह जंगल अभी भी धधक रहे हैं और जंगल की जो पूरी पारिस्थिति है वो प्रभावित है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।